सौम्या, जी सर। अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से पूरी की है। उसके बाद मैंने बीएससी पीसीएम में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना में बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और सर वर्ष 2016 से मैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में चकबंदी लेखपाल के रूप में कार्यरत हूँ और साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। तो आप यूपी में कैसे पहुँच गए? सर मैं यूपी से ही बिलोंग यूपी करती से ही हूँ। हैं, अब बिहार में आना चाहती हैं? जी सर। यूपी में अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब कार्य तो एक ही है, उसमें क्षेत्र विशेष की कोई बाधकता वो नहीं है। तो बिहार में ऐसा क्या चीज़ है जो बहुत आपको अच्छा लगता है? सर यहाँ पे भी जैसे यूपी में भी संभावनाएं हैं और यूपी और बिहार एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं, तो यूपी की तरह बिहार में भी संभावनाएं तो हैं। सोनी, आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप जैसे कैंडिडेट्स अगर यूपी से, किसी दूसरे एमपी से या बंगाल से यहाँ पे आके अगर एग्ज़ाम देंगे तो फिर बिहार के बच्चों का क्या होगा? नहीं सर, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें भी बिहार के बिहार वाले स्टूडेंट भी हैं। जाते अच्छा, हैं, अच्छा, तो अच्छा। ऐसा कुछ। मतलब ये इधर से उधर, उधर से इधर। सर ठीक इंडिया है। है तो वो सहकारी संघवाद वाला चलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप ऑलरेडी जॉब में है ना? जी सर। यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जी उसमें किस टाइप का काम आप करती हैं? सर मेरा यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2 पार्ट में डिवाइड है, चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग। तो मैं चकबंदी विभाग के अंतर्गत हूँ, जिसमें जो किसानों की बिखरी हुई जोतें रहती हैं उनको एकत्रित करने का कार्य किया जाता है और जो भूमि से संबंधित विवाद रहते हैं उनका निपटारा किया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपका जो आपका एक्सपीरियंस है और उसी हिसाब से आपने पोस्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पे दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका टैक्सेशन है ना? तो ये आप बता सकते हैं कि ये दोनों डिपार्टमेंट जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रही हैं और जहाँ पे आप अभी आएंगी जॉब जैसे बीपीएससी क्लियर होगा, दोनों में कहाँ पे सिमिलरिटीज़ है और कहाँ पे आपके डिससिमिलरिटीज़ हैं? जी सर, जो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग है तो उसमें सर भूमि से संबंधित जो भी विवाद रहते हैं बेसिकली किसानों से जुड़ा हुआ है, एकदम निचले स्तर के जो लोग हैं, मतलब जो हमारी मुख्य धारा में आना चाहिए उनसे जुड़ा हुआ है। जबकि जो टैक्स विभाग, कर विभाग है, तो इसमें जो राज्य का कर के माध्यम से जो राज्य का राजस्व संग्रहण होता है तो उसके लिए ये है। ये उस दोनों के डिफरेंसेस हैं। और सर। कहाँ पे दोनों सिमिलर हैं? सर दोनों सिमिलर ये है कि जैसे किसानों की अगर आय बढ़ेगी तो इससे भी राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, और अगर ये टैक्स का सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग होगा तो इससे भी राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। अच्छा, वेरी गुड। एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स है क्या? जी सर। एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स है? जी सर, मतलब एक जो आय निर्धारित की गई है टैक्स स्लैब में तो उसके अकॉर्डिंग। कितना है एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली इसके बारे में कोई बात नहीं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? सर हॉर्टिकल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। सिर्फ सब्जी होते हैं उसमें? मतलब बागवानी फसलें भी जो भी रहती हैं वो भी। अच्छा, ये बी कीपिंग जो है, बी कीपिंग, इसको हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर में रख सकते हैं? जी सर। कोकोनट? जी सर। कैशू? यस सर, व्यापारिक फसलें भी ये इसके सब रख अंतर्गत सकते आती हैं। हैं। फ्लावर? फ्लावर को बेसिकली सब फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं रखते हम लोग। नहीं सर। इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लावर का प्रोडक्शन होता है? सर मैं एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट साउथ में शायद। ना, साउथ में तो है। अच्छा आंध्र ठीक है। प्रदेश सर, मैं गैस करना। फ्रूट के लिए कौन सा स्टेट है सबसे? फ्रूट के लिए सर यूपी है। फ्रूट के लिए? हाँ सर मैं गैस करना चाहूँगी अगर आप परमिशन। बताएं। महाराष्ट्र सर। अच्छा, और वेजिटेबल्स के लिए? वेजिटेबल्स के लिए भी सर यूपी है, एंड आंध्र प्रदेश सेकंड। अच्छा, यूपी के बाद कौन सा स्टेट है आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल्स में? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, बहुत फेमस स्कीम, बता सकते हैं वो कौन सा स्कीम है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। हाँ, तो उसमें जो रेवेन्यू का जो शेयरिंग है, मतलब जो रेवेन्यू नहीं, मतलब जो उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ, और स्टेट एंड सेंटर के बीच क्या रेशियो है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं। ठीक है।
सौम्या, चकबंदी लेखपाल, ये चकबंदी कानून आया कब था, आपको मालूम है? ये सर 1954 में आया था। 1954 में आया था, ठीक है। और ये चकबंदी जो है यूपी में काफ़ी सफल है, जैसा कि मैंने सुना है, लेकिन बिहार में नहीं सफल हो पाया है। आपको मालूम है कि यहाँ पर चकबंदी की स्थिति क्या है, कुछ जानकारी है यस आपको? सर, यहाँ पे सबसे पहले 1950 के दशक में लाया गया था, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था कुछ कारणों से। फिर 1970 के दशक में ये कार्य प्रारंभ किया गया था, बट किन्हीं कारणों से और किसानों के विरोध के फलस्वरूप इसको स्थगित करना पड़ा था। बट हमारी वर्तमान जो राज्य सरकार है तो वो इसको काफ़ी डिजिटली फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको लाने के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता भी किया गया है, जो इसके साथ मिलकर चक बिहार नामक ऐप बनाया जा रहा है। तो उससे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पारदर्शिता इसमें ज़्यादा आएगी, तो किसान भी समझेंगे इस बात को। अच्छा, उसके फ़ायदे क्या है चकबंदी के? सर चकबंदी के फायदे जैसे किसानों की जो बिक्री होते हैं, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ ज़्यादातर सीमांत किसान हैं, तो उनकी छोटी छोटी बिक्रीज होते हैं, तो जिनमें खेती करना मुश्किल हो जाता है। और हर छोटे छोटे खेत में मशीनीकरण की वजह से जो उत्पादन लागत है वो अधिक हो जाती है। और सर जो मेड़ बनाने में खेतों के हर जो भूमि जाती है तो उससे भी काफ़ी भूमि का नुकसान होता है। सीमांत किसान किसे कहते हैं? सर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। 2 हेक्टेयर से कम हो, उसे सीमांत किसान कहते हैं। ये क्या नेशनल लेवल पे या बिहार के लिए है सीमांत किसान की परिभाषा, या सर नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे है? बिहार के लिए अलग क्राइटेरिया है कि यही है? आई थिंक सेम है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म है। अच्छा, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए कि हिमालय का जो उत्पत्ति जो है इसके से रिलेटेड क्या थ्योरी है? सर जो हिमालय की उत्पत्ति है तो जब टेथिस सागर बीच में था तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की वजह से जो भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, उन दोनों के टकराव से टेथिस सागर संकुचित होता गया, तब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अच्छा, इसका दो जो ये तो मान लो थ्योरी है, तो इसके क्या आधार है, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि टेथिस सी था और ये प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू राइज के? उसके दो एविडेंस मुझे बताइए। सर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वजह से मतलब ऐसा पता चला है कि इसका जो भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है इसका विस्थापन उत्तर की ओर हुआ है। और प्लेट ये थ्योरी है, मैं एविडेंस जानना चाहता हूँ। सॉरी सर, एविडेंस मतलब क्या साक्ष्य है, कोई साक्ष्य अभी है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ऐसे हुआ है? सॉरी सर, मैं जानकारी नहीं है। और हिमालय की हाइट अभी क्या है? सर 8,848 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो माउंट एवरेस्ट। ये फिक्स है या ये बढ़ ही रहा है अभी? सर इसमें चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत माइनर लेवल से, धीरे धीरे, बहुत स्लोली। तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है सर, बिकॉज प्लेट उत्तर की ओर अभी भी खिसक रही है, मूवमेंट कर रही है। तो क्या ये कि एविडेंस नहीं हो सकता है? जी सर, थैंक यू सर। और कोई इसी तरह का एविडेंस? और सर जैसे जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है तो उसमें भूकंप वगैरह भी आते हैं, तो ये भी इस बात का एक साक्ष्य है। वो तो साउथ में भी आते हैं। बट सर जैसे जो भूकंपीय जोन निर्धारित किए गए हैं तो हिमालय पर्वत क्षेत्र में तीव्रता अधिक है, जबकि साउथ में कम है। अच्छा अच्छा, ओके। आप अगर हिमालय नहीं होता सपोज, तो भारत की जलवायु कैसी होती? सर अगर हिमालय नहीं होता तो ये हमारे जो मानसून अभी वर्तमान में स्थिति, इससे काफ़ी अपोजिट स्थिति होती, क्योंकि जो साइबेरियन हवाएं हैं वो भी हिमालय की वजह से रुक जाती हैं, तो वो भी नहीं रुक पाती, तो जो मौसम ठंडी हवाएं हैं उससे भी हम लोग को नुकसान होता। और जो हमारा दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है तो वो भी हिमालय की वजह से रुक के और उत्तर भारत के मैदान में काफ़ी वर्षा करता है, तो ये वर्षा भी शायद नहीं हो पाती। अच्छा, अब बिहार का डिस्ट्रिक्ट बताइए जिसका बॉर्डर यूपी से लगता है। जी सर, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास, बक्सर, सिवान, सारण। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर 8 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। 8? जी सर। आप 8 का नाम बताएंगे? नहीं सर, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी। बोलिए। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर एंड रोहतास, कैमूर। साथ ही हुए? सॉरी सर, मैं साथ ही रिकॉल कर पा रही हैं? जी सर। ओके। अच्छा, 2 नदी का नाम बताइए जो कि यूपी से निकलता हो और बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाता है।
यूपी से निकल कर बिहार में सर गंडक नदी भी आती है। गंडक कहाँ से निकलती है? सर ये एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। गंडक यूपी से निकलता है? सर यूपी से निकलती नहीं है, लेकिन जिसका यूपी उद्गम, मैं पूछ रहा हूँ कि 2 नदियों का नाम है जिसका उद्गम यूपी से है और वो बिहार में इंटर करके गंगा नदी में मिल जाती है। सर सोन नदी। सोन नदी जी सर, कहाँ से इसका उद्गम है? ये सर मैं एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, और कोई? सॉरी सर। सौम्या, जी सर। यूपी और बिहार में कुछ कनेक्शंस मुझे बताइए आप। जो सर। कनेक्शंस अभी आप डिस्कस कर रही थी जी। उसी को आगे बढ़ाइए। सर यूपी और बिहार दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं, और जिस तरीके से यूपी में भी कार्यशील जो जनसंख्या है, जनांकीय संक्रमण का लाभ जिस तरीके से यूपी ले सकता है, इसी तरीके की संभावनाएं बिहार में भी पर्याप्त हैं। और दोनों ही राज्यों में कृषि जो है वो प्रधान है, मतलब ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित है, कृषि पर आधारित उनका रोजगार है। अच्छा, तो कुछ ज्योग्राफिकल कनेक्शन आप अभी डील कर रही थी ना, जैसे नदी, जी सर। ठीक है, कुछ और कनेक्शंस आप बता सकते हो मुझे बिटवीन यूपी एंड बिहार? ज्योग्राफिकल कनेक्शन। हाँ। सर दोनों का ही जो उत्तर भारत के मैदान में ही दोनों का एरिया पड़ता है, और जलोढ़ मिट्टी की अधिकता दोनों ही राज्यों में है, तो कृषि की संभावनाएं अधिक हैं। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का भी विकास किया जा सकता है। अच्छा, और भी कुछ? और सर मतलब जैसे जनसंख्या के मामले में है कि दोनों राज्यों में जनसंख्या भी अधिक है, तो अगर हम इनको कौशल, जैसे हमारी गवर्नमेंट कई स्कीम्स ला रही है, तो अगर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हम जीडीपी में और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में? हिस्टोरिकल सर जैसे मौर्य साम्राज्य था, इसका भी विस्तार बिहार के साथ साथ कुछ यूपी के भी जो पूर्वांचल वाला एरिया है वहाँ पे था। एंड जैसे रामायण का कनेक्शन है तो वो यूपी से भी है और बिहार से भी है। अच्छा, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट रहा है पीसीएम। पीसीएम का क्या बेनिफिट होगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में? सर ये हमको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, और साथ ही अगर जैसे कोई भी मैथ की अगर बात करें तो अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन तभी संभव है जब हम एग्जैक्टली मतलब एक्यूरेट डाटा हमको पता हो। तो मैथ की वजह से ये सब किसी भी, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें भी हम डाटा कलेक्शन की वजह से एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? किसी भी चीज को तार्किक रूप से सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता। है ना। और दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी का क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? सर ज्योग्राफी जैसे किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक प्रशासनिक क्षेत्रों को भी भौगोलिक आधार पर ही बांटा जाता है। और अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ की मेन जो प्रॉब्लम है वो नेचुरल डिजास्टर है, तो हम इसको ज्योग्राफी की वजह से इसको ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और इसके जो भी समाधान है, कारण हैं, उन पर भी विचार कर सकते हैं। ठीक है सौम्या, your interview is over. You Thank can you. relax. But a very good candidate. थैंक यू सर। Very good candidate. Are you going to appear for this interview first time? जी सर, फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। ठीक है, आप तैयारी करना जितना हो सके, करंट अफेयर्स, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, आपका डिपार्टमेंट, जी है सर, ना, दीज आर द एरियाज जो आपको पढ़ना है जितना हो सके। गुड कैंडिडेट। थैंक यू सर। ठीक है। और थोड़ा सा ज्योग्राफी और वीज़ा-वी मतलब यूपी और बिहार को कनेक्ट करके कुछ रिवर्स वगैरह हुआ है, ये सब जी सर। आप उसको देख लो। बाकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, नॉलेज भी ठीक है, उसको जितना ब्रश अप आप करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जी इट्स सर, गुड। थैंक यू। ठीक।